स्वागत प्रेस के साथियों का। और आज सबसे बड़ी बात और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने पार्टी के घोषणा पत्र में जो वादा किया था कि जो भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनको हम नियमित उनका लिए सेवा नियम ला के अलग से प्रयास करेंगे। तो अभी 2022 का जो हमारा बजट था, उस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जो भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनके लिए हम नए नियम बनाएंगे, सेवा नियम लेके आएंगे। और उसी के तहत पूरे राजस्थान के अंदर तमाम विभागों में जितने भी हमारे संविदा कर्मी थे उनके लिए कार्मिक विभाग और संबंधित विभाग ने मिल करके सेवा नियम बना लिए और तमाम जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। उसी के तहत हमारे जो मदरसा शिक्षा सहयोगी थे, उन मदरसा शिक्षा सहयोगियों को हमने नया नाम दिया था शिक्षा अनुदेशक के रूप में। उनका जो स्कैनिंग का जो काम था वो काम हमारे विभाग ने, मदरसा बोर्ड ने पूरा कर लिया। और मैं समझता हूँ कि अब आज के बाद में जो अभी इन्होंने को हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं उनको अब नए जो मानदेय मिलेगा लगभग 16,900 रुपये लगभग जो है उनको मानदेय के रूप में नई चीज़ें मिलने शुरू हो जाएगी। और तमाम जो सेवा नियम की गाइडलाइन है, जो भी उनमें उनको परिलाभ मिलना चाहिए, वो तमाम परिलाभ जो है इस नियमों के तहत मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो नई भर्ती थी हमारी, तमाम राजस्थान के अंदर काफ़ी लोगों की डिमांड्स थी कि नई भर्ती होनी चाहिए। पिछली बार जब हमारी सरकार 2013 में जब सरकार थी, उसमें लास्ट बजट के अंदर हमारी घोषणा थी। उसके बाद हमारी सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री जी की घोषणा को सरकार चेंज होते ही वो पूर्ण नहीं कर पाए। अभी जब वापस सरकार बनी तो उसमें लगभग हम जो नए भर्ती के रूप में 6,000 के लगभग 6,800 के लगभग नए जो हैं नए शिक्षा अनुदेशक जो हैं उनको भी भर्ती कर देंगे। जहाँ जहाँ इस प्रकार के खाली रिक्त पद पड़े हैं, अभी लगभग मदरसों के अंदर 2 लाख बच्चे हैं, तो 2 लाख बच्चों में हम चाहेंगे कि सभी तरह हमारे जितने भी पद रिक्त पद हैं वो तमाम भरे जाए। तो हमने इन 5 सालों के 4.5 साल हुए हमारी सरकार को, इन 5 बजटों के अंदर मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, उनको अच्छी क्वालिटी के लिए तमाम प्रयास किए। मदरसा बोर्ड आज तक 2003 के अंदर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे, उस समय शिक्षा विभाग से अलग करके एक आदेश निकाला था, उसमें मदरसा बोर्ड का गठन होगा। उसके बाद लगातार ये मांग रही कि मदरसों के लिए एक एक्ट बनना चाहिए, रूल्स होने चाहिए। तो अभी हमें ये सौभाग्य मिला, मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा के अंदर मदरसों का एक अलग से एक्ट भी बना दिया और उनसे रूल्स जो बनने हैं उनकी प्रक्रिया चल रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था। और आज जो 2 लाख बच्चे उसमें शिक्षा ले रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको एक अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा भी मिलेगी। समय समय उनके विद्यालय को हम क्रमोन्नत भी कर रहे हैं और साथ साथ में क्वालिटी की शिक्षा दें, गुणवत्ता वाली शिक्षा दें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें हमने अच्छा कदम उठाया है कि काफ़ी ऐसे मदरसे थे जिनके लिए वो छत नहीं थी, तो लगभग हमने 58 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए हैं। और इस प्रकार के मदरसों को जो बिना छत के थे उनके लिए आधारभूत संरचना ला करके हमने पूरे राजस्थान में काफ़ी जिलों के अंदर भवनहीन मदरसों में भवन बनाने का भी अलग से प्रयास किया। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम जो है, ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। हमने लगभग 40 करोड़ रुपए लागत से 1,000 जो है मदरसों में इसका स्मार्ट क्लासरूम भी हम उसमें स्थापित कर रहे हैं। लगभग मदरसों के अंदर बाकी आपके कंप्यूटर भी हमने वितरण किया, लगभग फर्नीचर भी दिया है 7.5 करोड़ का। अभी 12 करोड़ रुपए की हमने अभ्यास पुस्तिका और शिक्षण सामग्री जो है वो भी हमने वहाँ पर उपलब्ध कराई है। और जब ये पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग द्वारा 2-2 ड्रेस पोशाकें दी गई थी सरकारी स्कूल में, उस अभी मुख्यमंत्री जी ने मदरसे में जो 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी घोषणा कर दी है कि लगभग 2 लाख बच्चों के लिए हम 15 करोड़ रुपए की लागत से यूनिफॉर्म जो है वो भी हम अभी वितरण कर रहे हैं, वो प्रक्रिया दी है। तो इस प्रकार से तमाम मैं समझता हूँ कि पहली बार मदरसों के अंदर चाहे आधारभूत संरचना तैयार करनी हो, चाहे उनको स्मार्ट क्लासरूम बनाने हो और क्वालिटी वाली एजुकेशन देने के लिए तमाम ऐसे प्रयास किए हैं। मैं समझता हूँ मदरसा बोर्ड बनने के बाद में ये तमाम काम जो है मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर पहली बार किया है। और उसके साथ साथ में हमने पूरे राजस्थान के अंदर
पहली बार जो है हम आवासीय विद्यालय बना रहे हैं और हॉस्टल्स बना रहे हैं। आज तक जो पूरे राजस्थान में 2018 के अंदर हमारी सरकार बनी थी, उस समय शायद 8 या 9 ही हमारे छात्रावास थे। अभी लगभग राजस्थान के सभी जिलों के अंदर बड़े बड़े उपखंड स्तर पे भी लगभग 30 से 40 के बीच में हमने हॉस्टल्स बनाए हैं गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। और आवासीय विद्यालय भी हमने लगभग 32 हो गए हमारे। तो वहाँ पर लगभग हमने जिस तरह से नवोदय विद्यालय की तर्ज पर वहाँ सरकार की तरफ से बच्चों का रहना, खाना पीना, तमाम जो चीज़ें, हॉस्टल्स, ये सब चीज़ें जो हैं लगभग 22 करोड़ से लेके 15 करोड़ के बीच में हम एक एक हॉस्टल पे, आवासीय विद्यालय पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये भी 32 हो गई है। तो ये अपने आप में पहली बार ऐसा काम हुआ है। आवासीय विद्यालय बनाना, सभी हेडक्वार्टर और उपखंड लेवल पे हॉस्टल्स बनाना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी। और मैं समझता हूँ विभाग ने शिक्षा को लेकर जितना अच्छा काम किया है, मैं समझता हूँ आज तक किसी भी सरकार ने इतना अच्छा काम नहीं किया। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि जो हमने पार्टी के घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे आम जन से, राजस्थान की जनता से, माइनॉरिटी के लोगों से, उन सभी वादों पे हमने खरा उतरने का प्रयास किया है और उसको धरातल भी उतराने का प्रयास किया है। ये रही कि कई हॉस्टल्स जो हैं कई सालों से चल रहे हैं, अब तक ही चले गए, कहीं बन ही नहीं पा रहे हैं। देखो, आपकी जानकारी अधूरी है। आप लोग जब राजस्थान पूरा घूमेंगे तभी आपको पता चलेगा धरातल में क्या है। आज जितने भी हमारे हॉस्टल्स जो हमने घोषणा की थी, वो तमाम टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2022 तक के जितने भी हॉस्टल्स थे उनके टेंडर हो चुके हैं, धरातल पे काम करना भी शुरू हो चुका है। जमीन का आवंटन, ये प्रक्रिया पहले हमेशा क्या होता था, जमीन आवंटन में 2 साल 3 साल चले जाते थे। अभी घोषणा होते ही हम 2 महीने के अंदर जमीन आवंटन कर रहे हैं, उसको टेंडर कर रहे हैं और अभी लगभग सब जगह काम होना शुरू भी हो गया है। और आवासीय विद्यालय लगभग जितने भी हमने घोषणा की थी उसके संचालन तो हमने उसी वर्ष शुरू कर दिया था। सिर्फ भवन बनाने का जो काम था वो काम 2 से 3 साल लगते हैं। जो वो काम जो धरातल पे होना है वो चल रहा है। वैसे जो हमारी घोषणा थी उस घोषणा के संचालन की प्रक्रिया हमने पूरी कर दी। अब तक नहीं बन पाना क्योंकि आखिरी सीजन चल रहा है, कब बनेगा? क्योंकि अब तक देखो कोई गंभीरता से विचार नहीं किया गया। देखो, ये बात कहना कुछ भी कह सकते हैं, पर आप देखें अभी जो हमारा बच्चियों का हॉस्टल चल रहा है मानसरोवर के अंदर, उसके बाद संचालन अच्छी तरह से किया जा रहा है। एक चाकसू के अंदर हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल, पहली बार हमने आवासीय विद्यालय दिया है, वो भी चाकसू के अंदर जमीन अलॉटमेंट हो गई है और उसका काम चल रहा है। हॉस्टल्स का काम जो भी बच्चों का जो था, पहले 100 बेड का था, अब सीधा उनको हमने 200 बेड कर दिया है। पहले विरोध जो करते हैं कुछ लोग, विपक्ष पार्टी के आके विरोध करते हैं। मैं समझता हूँ इस चीज़ों में विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबके लिए जरूरी है, इसमें तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। केंद्र सरकार भी चाहती है, हम भी लोग भी चाहते हैं। मान लो इसमें कोई रोड़ा अटकाते हैं तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। उनको भी कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार की चीज़ों में आगे लाना चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं कि हम सभी लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं आज पूरे राजस्थान में, जयपुर में गरीब बच्चा जो पढ़ने आता है उनको हम फैसिलिटी देंगे, तभी तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा। तो हमने आज 100 बेड से बढ़ाकर उनका 200 बेड कर दिया। अब बीजेपी के विधायक लोग या कुछ व्यक्ति इसका विरोध करते हैं तो हम उसके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, जो हमने घोषणा की है उस घोषणा को हम धरातल पे उतारेंगे। 4 साल की बात नहीं है, ये 2022 की घोषणा थी। तो 2022 में जमीन आवंटन हो चुकी थी, टेंडर हमारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उसके बाद वो कैंसिल हुआ है। अभी वापस जमीन आवंटन हो चुकी है और टेंडर की प्रक्रिया वापस पुनः शुरू होनी है प्रताप नगर के अंदर। देखो, मैंने स्पष्ट कहा है, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है 2022 के जो नए सेवा नियम बने हैं उसकी अपनी एक गाइडलाइन है। उसमें तमाम जो उनको परिणाम मिलने हैं, आरजीएचएस के मिलने हैं या दूसरे जितने, कोई एक विभाग का काम नहीं है। ये पंचायती राज में भी है, चिकित्सा विभाग में भी है, शिक्षा विभाग में भी है और मदरसा अल्पसंख्यक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में भी है। तो इनके लिए हमने सेवा नियम बनाए हैं। इन सेवा नियमों में सभी विभागों के लोगों को जो लाभ मिलेंगे, तो वो तमाम लाभ जो देखेंगे आने वाले टाइम में। जो ये देखो, सबसे जो कम जिनको मानदेय मिलता था
आज उनको लगभग 5,000 रुपये का फ़ायदा मिला है। तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये पहले लोग सीधा जो संस्था होती थी उनके साथ उनका अपॉइंटमेंट था, आज सीधा ये सरकार से जुड़ रहे हैं। तो गाइडलाइन बनना अपने आप बहुत बड़ी बात होती है और ये घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है तो उन्होंने सोच समझ के की है और इसका फ़ायदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी हमारे सुविधा कर्मी सबको मिलेगा। आईएएस पैटर्न को लेकर इनकी नाराजगी है कि जो अनुपात जोड़ा जा रहा है उसको लेकर क्या उसमें तब्दीली होगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो रुकावट इसी जगह पे है। देखो ये बात इनके लोगों की बात आई है हमारे सामने, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने इनको आश्वासन दिया है। इनके साथ मीटिंग्स भी पहले हो चुकी है, तो उसमें सभी विभागों के लिए सुविधा नियम जितने भी नियम लागू सबके लिए करना है, तो वहाँ बैठ करके चर्चा होगी। कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा? लगभग 6,000 लोग जो हैं अभी तक जो हैं 5,956 लोग जो हैं उनको ये नियुक्ति पत्र अभी तक जितने भी पैरा टीचर्स जो थे नए शिक्षा अनुदेशक हैं आज तक जितनी भी भर्तियां हुई है उन सबको नए नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल रहा है। एक हॉस्टल के अंदर जो आप बता रहे हैं मानसून में जो हॉस्टल में जो है उसमें अक्सर लड़कियों की शिकायत रहती है कि यहाँ पे पानी का आरो सही नहीं रहता, खराब रहता है, तो वहाँ अक्सर लड़कों को नहीं इस तरह की हमारे पास शिकायत नहीं आई है। मान लो ऐसी शिकायत तो डीएमओ लेवल पे को सुधारा जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो 33 बीघा जमीन जो वक्फ बोर्ड को मिली है आप ही के मामले का अल्पसंख्यक मामला के लिए वक्फ बोर्ड के जो 33 बीघा जमीन थी एमएलए क्वार्टर्स की उसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि उसमें जो जीपीयू भी ये बताया जा रहा है कि जीपीयू है लड़की भी शायद कुछ हिस्सा उसमें कलम में आ रहा है और जो नीलामी करना चाह रहा है। देखो मेरी जानकारी में पूरी बात नहीं है, पर ये मैं जानकारी इतना जरूर है कि कलन बाग में कुछ हिस्सा जो है वक्फ बोर्ड में आता है। अब पूरी जब तक जानकारी नहीं हो तो मैं पूरा जानकारी लूंगा, उसके बाद ही कमेंट्स करूँगा। सरकार ने विभाग से इसके ऊपर जवाब भी मांगा है, पूरा विवाद सामने आने के बाद एक रिपोर्ट भी मांगी गई थी जो आपको विभाग से रिपोर्ट ले रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने आपने सुना नहीं, मैंने कहा कलन बाग में कुछ हिस्सा वक्फ बोर्ड का आता है। अभी हमें ये जानकारी कुछ लोगों ने ज्ञापन दिए थे, तो उसमें वक्फ बोर्ड जो है देख रहा है कि इसमें हमारा हिस्सा कितना है और क्या चीज़ हो रही है। मंत्री जी सरकार कह रही है कि हमने 1,10,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण कर लिया है, क्या ये वास्तव किया गया है? अभी 100% किया गया है। आज 2000 देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी ने 2022 के बजट के अंदर घोषणा की थी कि जितने भी हमारे सुविधा कर्मी हैं उनके लिए हम सेवा नियम रूल्स जो हैं वो नए बना रहे हैं। जो सेवा नियम रूल्स बने हैं इनको जो परिलाभ मिलने चाहिए वो तमाम हमारी गाइडलाइन स्पष्ट है और उस गाइडलाइन के तहत इनको फायदे मिलेंगे, क्योंकि ये पहले डायरेक्ट सरकार के साथ नहीं जुड़े हुए थे। अब ये सेवा नियम लागू होने के बाद में सीधे ये सरकार से जुड़ गए। धन्यवाद। अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु और सभी हमारे जो शिक्षा निदेशक यहाँ पधारे हैं उनका स्वागत करता हूँ। आज का ये समारोह खास तौर पे इसलिए आयोजित किया गया है कि ये जो पैरा टीचर्स पहले जो मदरसे की इंतजामिया कमेटी से जिनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे या जिनको मदरसा बोर्ड से नियुक्ति पत्र दिए गए थे, उनको पहली मर्तबा राज्य सरकार की ओर से ये जो 2022 के नियम बनाए गए हैं उन नियमों के तहत इनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से ये जो हमारे पैरा टीचर जिनको हम शिक्षा अनुदेशक कहेंगे, इनका सीधा संबंध राज्य सरकार से जुड़ जाएगा। अब इनकी जो सेवा है वो राज्य सरकार की संविदा सेवा मानी जाएगी। इस तरह से राज्य सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में और अपने बजट में जो घोषणा की थी उसकी पूर्ति की दिशा में आज ये बहुत बड़ा कदम है, जिसमें मदरसा पैरा टीचर्स को शिक्षा अनुदेशक के रूप में राज्य सरकार के संविदा कार्मिक के रूप में सीधे नियुक्ति दी जा रही है। अब मैं अनुरोध करूंगा सचिव मदरसा बोर्ड से कि वो हमारे जो शिक्षा अनुदेशक है उनको बुलाएं और माननीय मंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय के हाथ से उनको नियुक्ति पत्र देना नेक्स्ट इमरान खान, यास्मीन बानो, दूर से आए जब दूर से आए तो पार्टी अब की हुई। हाँ
मुख्यमंत्री को धन्यवाद। महमूद खान साहब